हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सेक्शन 62 पढ़ाऊँगी जो कि है फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, डिटेल में कराऊंगी एंड मैं साथ के साथ लिखवाऊंगी भी सो दैट आप लोग के दिमाग में वो फिट हो जाए। ओके, तो सेक्शन 62 फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल मतलब क्या हुआ, कंपनी ने फिर से शेयर कैपिटल इशू किया, कंपनी ने फिर से शेयर इशू किया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इधर से देखते हैं अपन लोग। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले ऑफरिंग ऑफ इशू ऑफ फर्दर शेयर्स मतलब कंपनी किसको किसको अपना शेयर्स फर्दर जो वो फर्दर इशू कर रही है ना शेयर्स को, वो किसको 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 इशू कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले है टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर जिसको राइट इशू बोला जाता है। ठीक है, अपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को राइट इशू कर सकती है। राइट इशू क्या होता है, मान लो मेरे पास रिलायंस का 10 शेयर्स है। ठीक है, और रिलायंस ने राइट इशू किया है 1:1 में, तो फिर मैं जो हूँ मैं 10,000 शेयर्स पहले से और 10,000 में ले सकती हूँ। ठीक है, राइट इशू में कम प्राइस में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर दिया जाता है। ठीक है, टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अपने एम्प्लॉय को कंपनी इशू कर सकती है जिसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं। ठीक है, और टू एनी पर्सन फॉर कैश और नॉन कैश कंसिडरेशन, और कोई भी थर्ड पर्सन को मतलब अदर पर्सन को भी इशू कर सकती है कंपनी। ओके, इधर हम लोग देखें, whenever a company having a share capital propose to increase its subscribed capital by issue of further shares, such shares shall be offered to person who are holder of equity share that is existing on date of such offer। वैसे इंसान को जो पहले से इक्विटी शेयर को कंपनी का इक्विटी शेयर को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, इन प्रपोर्शन टू पेड अप शेयर कैपिटल ऑन दो शेयर हेल्ड बाय देम, जैसे कि मैंने बताया 10,000 शेयर्स है, 1:1 का रेशियो में उन्होंने इशू किया है, तो मेरे को 10,000 फिर से मिल जाएगा राइट इशू में। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो by sending a letter of offer in the form of notice, such notice shall specify the number of share to be offered, कितना नंबर ऑफ शेयर ऑफर किया जाएगा, स्पेसिफाई द टाइम पीरियड विद इन विच द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड, और टाइम पीरियड भी स्पेसिफाई किया जाएगा, एक नोटिस भेजा जाएगा। ठीक है, सेक्शन 62 में क्या होता है एवरीवन, सेक्शन 62 में फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, ओके, तो कंपनी किसको किसको फर्दर इशू कर सकती है, सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर जिसको हम लोग राइट इशू बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अपने एम्प्लॉयज़ को राइट जिसको हम लोग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं। देन थर्ड इज टू एनी अदर पर्सन फॉर कैश और नॉन कैश कंसिडरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करना है ना, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजना होगा कंपनी को। ओके, कंपनी विल इन्फॉर्म द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस भेजना होगा बाय सेंडिंग अ लेटर ऑफ ऑफर इन फॉर्म ऑफ नोटिस। ठीक है, सच नोटिस सेल स्पेसिफाई, क्या क्या ये नोटिस में स्पेसिफाई किया जाएगा, द फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ शेयर्स इशूड या नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। ठीक है, कितना शेयर्स ऑफर किया जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, और फिर टाइम पीरियड भी बताया जाएगा विद इन विच द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड। टाइम पीरियड बता दिया जाएगा कि कितना टाइम पीरियड में ऑफर को एक्सेप्ट करना है। राइट, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी एक लेटर ऑफ ऑफर भेजेगी। ठीक है, लेटर ऑफ ऑफर भेजेगी इन द फॉर्म नोटिस, लेटर ऑफ ऑफर भेजेगी इन द फॉर्म ऑफ नोटिस। ठीक है,
अब नोटिस में क्या स्पेसिफाई किया? द फर्स्ट वन इज़ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी ऑफर्ड, कितना शेयर कंपनी ऑफर करेगी वो। दूसरा, कितना टाइम पीरियड में वो ऑफर को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। टाइम पीरियड within which such offer must be accepted, ठीक है। कितना टाइम पीरियड में वो ऑफर को एक्सेप्ट करना है, ओके। और वो टाइम पीरियड ना, ये जो टाइम पीरियड होगा, ये टाइम पीरियड मिनिमम 15 डेज़ का होना होता है। कम से कम 15 दिन का तो टाइम पीरियड दो अपने मेंबर्स को, या और मैक्सिमम 30 डेज़ का, ठीक है। तो इधर देखते हैं हम लोग। स्पेसिफाई द टाइम पीरियड विद इन विच द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड। द टाइम पीरियड शुड नॉट बी लेस देन 15 डेज, 15 दिन से कम नहीं होना चाहिए, और सच लेसर नंबर ऑफ डेज एज मे बी प्रिस्क्राइब बट नॉट एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑफर। Rule 12A inserted in companies that provide the time period within which the offer shall be made for acceptance shall not be less than 7 days for the date of offer. अगर कंपनी चाहे तो उसको 7 दिन तक भी कर सकती है, बट उससे कम पीरियड नहीं होना चाहिए, राइट एवरीवन, ठीक है। ऑफर शैल बी मेड फॉर एक्सेप्टेंस शैल नॉट बी लेस देन 7 डेज, ठीक है। ऑफर तुम्हारा एक्सेप्टेंस के लिए भेजा जा सकता है, सेल बी मेड फॉर एक्सेप्टेंस, लेकिन वो 7 दिन से कम नहीं होना चाहिए। मेड फॉर एक्सेप्टेंस शैल नॉट बी लेस देन 7 डेज, ठीक है। शैल नॉट बी लेस देन 7 डेज, इधर हुआ। फिर स्पेसिफाई इफ द ऑफर इज़ नॉट एक्सेप्टेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिक्लाइंड। अगर स्पेसिफाइड टाइम में ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है किसी भी शेयर होल्डर ने, तो मान लिया जाएगा इट विल बी डीम्ड कि उन्होंने नहीं किया है, मतलब उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है, डीम्ड टू हैव बीन डिक्लाइंड। Confirm the right to renounce all or any of the share to existing holder in favor of some other person unless article otherwise provided। और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दैट इज़ हमारा AOA ने परमिशन दिया हुआ है कि राइट टू रिनाउंस का परमिशन दिया हुआ, मीन्स व्हाट, कि मान लो मेरे को ऑफर मिला कि मैं 10,000 राइट इशू में शेयर्स ले सकती हूँ, बट मुझे नहीं लेना, तो मैंने अपने किसी फ्रेंड को दे दिया कि अगर वो चाहे तो वो ले ले, तो वो होता है राइट टू रिनाउंस, ठीक है। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइडेड है राइट टू रिनाउंस, तो फिर राइट टू रिनाउंस किया जा सकता है किसी भी शेयर होल्डर के थ्रू, अदरवाइज राइट टू रिनाउंस नहीं किया जाएगा, ओके। If offer declined by existing holder, then at intimation of such decline or after expiry of the specified time given to him for exercise the right, the board of director may dispose of them in such manner which is not disadvantageous to the shareholder of the company। मान लो किसी शेयर होल्डर ने डिक्लाइन कर दिया ऑफ़र को, या फिर स्पेसिफाइड टाइम में अपना इंटीमेशन नहीं दिया, तो फिर डायरेक्टर डिस्पोज करेंगे वो वाले जो अनसब्सक्राइब शेयर्स है, डिस्पोज ऑफ सच शेयर्स इन रिगार्ड टू विच ऑफर इज़ डिक्लाइंड इन सच मैनर, जो कि शेयर होल्डर के लिए कुछ भी नुकसान नहीं करेगा, राइट, विच इज़ नॉट डिसएडवांटेजेस टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर के लिए कुछ गलत नहीं होगा, कुछ अच्छे वे में यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टर में डिस्पोज ऑफ देम इन सच मैनर विच इज़ नॉट डिसएडवांटेजेस टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, ओके। While determining or checking proportion that then as nearly as the circumstances admit to be acceptations shall be expectable, ठीक है। In case of a private company and specified IFSC public company, any shorter time period to accept the offer may be provided if 90% of the member has given their consent in writing or in electronic mode for such shorter period। मतलब जो अपना IFSC पब्लिक कंपनी होती है एंड जो प्राइवेट कंपनी होती है, अगर उसके 90% मेंबर्स ने
राइटिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपना कंसेंट दिखा दिया है कि वो लोग ये टाइम से भी कम टाइम के लिए एक्सेप्टेंस को, मतलब ऑफ़र को ओपन करके रख सकते हैं, तो फिर कंपनी ऐसा भी कर सकती है, ठीक है। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी और आईएफएससी और specified IFSC public company, any shorter period to accept the offer may be provided if 90% of the member has given their consent in writing or in electronic mode for such shorter period, ठीक है। अभी अपन लोग एम्प्लॉयज़ का देखें। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ये कंपनी अपने एम्प्लॉय को भी इशू कर सकती है, राइट। तो टू एम्प्लॉय सच ए स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन सब्जेक्ट टू स्पेशल रेजोल्यूशन, सबसे पहले कंपनी को अगर एम्प्लॉय को ऑफर करना है तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा कंपनी को, राइट। कंडीशन में बी प्रिस्क्राइब इन रूल 12 ऑफ द कंपनी। सबसे पहले अगर एम्प्लॉय को देना है शेयर्स तो कंपनी को सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन लेना होगा। देन इधर देखो द टर्म एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है। अगर अपने एम्प्लॉय को देना है कंपनी को शेयर्स, लाइक इधर देख लेते हैं हम लोग। द टर्म एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मीन्स द ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर या फिर ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, या फिर वो अपनी होल्डिंग कंपनी को दे सकती है और ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी और कंपनीज, ठीक है, इफ़ एनी, विच गिव सच डायरेक्टर या फिर ऑफिसर या एम्प्लॉय द बेनिफिट और राइट टू परचेज और टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। मतलब सबसे पहले एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन कंपनी किसको किसको देती है, पहले मुझे ये बताओ। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन सबसे पहले कंपनी अपने डायरेक्टर को देती है, ऑफिसर को देती है एंड एम्प्लॉय को देती है, ठीक है। अपनी कंपनी की, अपनी होल्डिंग की, अपनी सब्सिडरी की या फिर सब्सिडरीज की, ठीक है। इफ़ एनी विच गिव सच डायरेक्टर, ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन उस डायरेक्टर को, ऑफिसर को, एम्प्लॉय को बेनिफिट देता है कि वो आज परचेज करके रखते थे, मतलब वो प्री डिटरमाइंड प्राइस में, आज का फिक्स किया हुआ प्राइस में फ्यूचर में परचेज कर लेंगे, ठीक है। द बेनिफिट और राइट टू परचेज और टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट, फ्यूचर में परचेज करेंगे एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। आज का प्राइस में, आज कोई प्राइस वो लोग डिसाइड कर लेगा, उस प्राइस में वो लोग बाद में जाके कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड कंपनी कर लेगी, उसके बाद में जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टीड ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विल बी सफिशिएंट इन फॉलोइंग केसेस। हम लोग को पहले यहाँ पे देखो, नॉर्मल केसेस में हम लोग को स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ता है ईसॉप्स के लिए, बट वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा इन दिस केसेस, ठीक है। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी विच इज़ नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न। कोई प्राइवेट कंपनी हो सकता है, बट कंडीशन है कि वो उसने कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करने में और अपने एनुअल रिटर्न को फाइल करने में, ठीक है। और स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी, ठीक है। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी कंडीशन सब्सक्राइब बाय सेबी, अगर सेबी ने कुछ कंडीशन बताया है तो लिस्टेड कंपनी के केस में वो कंडीशन को स्पेसिफाई है, ठीक है। अगर सेबी ने कुछ प्रिस्क्राइब किया हुआ है लिस्टेड कंपनी के केस में तो फिर वो वाला कंडीशन, ओके। ये हम लोग ने देख लिया एम्प्लॉय का, ठीक है। नेक्स्ट इज टू एनी अदर पर्सन for consideration or non-consideration, for cash consideration or non-consideration, ठीक है। if so authorized by a special resolution, अभी इनके लिए भी ना स्पेशल रेजोल्यूशन पहले कंपनी को पास करना होता है, ठीक है। even if they are not within the two category, where further issue are offered through manner specified in point 3 above, यानी कि ये वाला हमारा to any other person, ठीक है।
देन सच ऑफर शैल बी कैश और फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। कैश या कैश कंसिडरेशन है तब भी हम लोग इशू कर सकते हैं दूसरे पर्सन को, ठीक है। फर्दर इन केस ऑफ एनी नॉन कैश कंसिडरेशन प्राइस टू बी डिटरमाइंड बाय वैल्यूअर ऑफ अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ठीक है। हम लोग अदर पर्सन को कैश या फिर नॉन कैश कंसिडरेशन के लिए भी कर सकते हैं, कैश या नॉन कैश कंसिडरेशन के लिए हम लोग इशू कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ जो वैल्यू तुम्हारा नॉन कैश कंसिडरेशन के लिए होगा ना, जो वैल्यू तुम्हारा नॉन कैश कंसिडरेशन के लिए होगा वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर डिसाइड करेंगे, ठीक है। जो वैल्यू तुम्हारा नॉन कैश कंसिडरेशन के लिए होगा वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर डिसाइड करेगी, ओके ओके। नेक्स्ट इज ये वाला, ये केस अभी आया वापस से, डिस्पैच ऑफ नोटिस टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नोटिस डिस्पैच करना, नोट, ठीक है। मतलब ये वाले शेयर होल्डर को अगर हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू दे रहे हैं तो फिर हम लोग को नोटिस कब डिस्पैच करना होगा। नोटिस रिफर टू शेल बी डिस्पैच्ड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड, कैसे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड या कोरियर और एनी अदर मोड हैविंग प्रूफ ऑफ डिलीवरी टू ऑल द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एटलीस्ट 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ इशू ओपन होने से 3 दिन पहले, कम से कम 3 दिन पहले। हाउ मच डेज बिफोर? 3 days बिफोर, एटलीस्ट 3 days बिफोर तुमको रजिस्टर्ड मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास भेजना होगा नोटिस, ठीक है। ऑफर स्टार्ट होने से 3 दिन पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास कंपनी तुझे नोटिस भेजना होगा, चाहे तुम इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज, चाहे स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से, जैसे भी भेज, बस 3 दिन पहले बिफोर द ओपनिंग ऑफ इशू तो नोटिस भेज देना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, ओके। नेक्स्ट इज in case of private company any shorter term less than 3 days of notice shall be acceptable if 90% of the member has given their consent in writing or in electronic mode, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के केस में 3 दिन का लिमिट कम भी किया जा सकता है अगर 90% मेंबर्स ने अपना कंसेंट दे दिया राइटिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। एक्सेप्शंस, सेक्शन 62 shall not applicable on conversion of debenture or loan into equity share। मान लो कंपनी ने ना कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया था 5 साल पहले, अभी उसका मैच्योरिटी डेट आ गया, अभी उसको कन्वर्ट करना होगा हमारे को इक्विटी शेयर में। तो कंपनी को ना फिर से जाकर शेयर होल्डर से परमिशन लेने का, कंसेंट लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब उसने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया होगा तभी वो शेयर होल्डर से परमिशन ले चुकी होगी, अभी फिर से उसको शेयर होल्डर से परमिशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। Conversion of debenture or loan into equity shareholder leads to increase in subscribed capital of a company. Section 62 shall not be applicable to such increase in subscribed capital provided those terms and conditions under which such conversion took place must be approved by the company in general meeting through special resolution। पहले अप्रूव हो जाना चाहिए, लाइक कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किया था तो पहले तो अप्रूव करवा ही लिया होगा ना शेयर होल्डर से, तो वही टर्म्स एंड कंडीशन तुम्हारा कन्वर्जन का होना चाहिए। कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन? अप्रूव्ड कराना होगा कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू प्रायर टू इशू ऑफ डिवेंचर एंड ग्रांट ऑफ लोन। डिवेंचर इशू करने से पहले या लोन लेने से पहले स्पेशल रेजोल्यूशन में पास करके कंसेंट लेना होगा, अप्रूव कराना होगा स्पेशल रेजोल्यूशन में, ठीक है। कंपल्सरी कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर लोन फ्रॉम गवर्नमेंट इनटू शेयर्स। Subsection 4 empower the government to direct by order conversion of debenture or loan to company either full or in part thereof into share of such company। मान लो गवर्नमेंट से कंपनी ने कभी लोन लिया था, ठीक है, बट वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर था, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किया था गवर्नमेंट, और अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि तू मुझे ना शेयर्स इशू कर, क्योंकि वही है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो मुझे शेयर्स इशू कर दे। तो फिर कंपनी ना देखो, इफ़ दैट गवर्नमेंट कंसिडर इट नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट टू डू सो, तो फिर ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज एप्लीज टू द गवर्नमेंट टू रीजनेबल इन सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इवन इफ term of issue of such debenture or the raising of loan does not provide for option of such conversion। पहले से डिसाइडेड नहीं था, उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन में अप्रूव्ड नहीं कराया था कंपनी ने, क्योंकि वो तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर था ना,
तो फिर क्या होगा, whether terms and condition of such conversion are not acceptable to the company it may appeal to tribunal। तो फिर कंपनी जाके ट्राइब्यूनल को बोलेगी 60 दिन के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कंपनी को आज, ठीक है, तो आज से 60 दिन के अंदर अंदर ही कंपनी को ट्राइब्यूनल के पास जाके ये टर्म्स एंड कंडीशन, जो कन्वर्जन का टर्म्स एंड कंडीशन है ना, जो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है वो बताए जाके ट्राइब्यूनल को फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन सेटल। ट्राइब्यूनल कंपनी को सुनेगी, गवर्नमेंट को सुनेगी और पास करेगी ऑर्डर जो भी उसको सही लगे, ठीक है। गवर्नमेंट शैल कंसिडर फॉलोइंग व्हाइल डिटरमाइनिंग टर्म्स एंड कंडीशन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, the term of issue of debenture or loan, the rate of interest payable on such debenture or loan, such other matter as may be considered necessary। तो मैं ना आपको फ्लो चार्ट से समझाती हूँ। देखो, मान लो कंपनी ने ना गवर्नमेंट को नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर दिया था, ठीक है। अभी गवर्नमेंट कंपनी को बोल रही है कि कंपनी तू मुझे इस नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के बदले मुझे शेयर्स इशू कर दे, ठीक है। तो फिर कंपनी जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तू मुझे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, जो डिबेंचर तूने मुझे इशू किया था उसके बदले तू मुझे शेयर्स इशू कर दे, ठीक है। तो फिर कंपनी जाके ट्राइब्यूनल को बोल सकती है रिगार्डिंग दिस, ठीक है, where the terms and condition of such conversion are not acceptable to the company। अगर कंपनी को वो टर्म्स एंड कंडीशन जो गवर्नमेंट ने बनाया वो एक्सेप्ट नहीं करना है तो कंपनी जाके ट्राइब्यूनल को बोल सकती है विदिन 60 डेज़। गवर्नमेंट का वो जो गवर्नमेंट ने तुझे बोला ये सब कुछ के लिए, तो उसके 60 दिन के अंदर तू जा ट्राइब्यूनल को बोल विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर। फिर ट्राइब्यूनल तुम्हारा कंपनी और गवर्नमेंट दोनों का बात को सुनेगा और जो भी ऑर्डर उसे सही लगे, जो भी चीज़ उसे सही लगे वो उसे पास कर देगा, ठीक है। मान लो ट्राइब्यूनल ने कंपनी को बोला कि कंपनी तू इशू कर दे गवर्नमेंट को शेयर्स, ठीक है। तो फिर कंपनी गवर्नमेंट को शेयर्स इशू कर देगी, कंपनी गवर्नमेंट को शेयर्स इशू कर देगी एंड कंपनी चाहे तो कंपनी अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ कर देगी, ठीक है। ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ कर देगी टू सच अमाउंट, जितना अमाउंट गवर्नमेंट को वो शेयर्स दिए, जितना अमाउंट का शेयर्स वो गवर्नमेंट को दिए उतना अमाउंट से अपना ऑथराइज कैपिटल को कंपनी इंक्रीज़ कर देगी, ठीक है। यहाँ पे द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ सच कंपनी शैल स्टैंड इंक्रीज बाय एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर विथ सच डिबेंचर और लोन आर पार्ट देयर ऑफ बीन कन्वर्टेड इनटू एंड मेमोरेंडम शैल स्टैंड अल्टर। और मेमोरेंडम अपने एमओए को भी अल्टर कर देगी क्योंकि एमओए में ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखा होता है, राइट। तो अगर वो अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ करेगी तो फिर एमओए को अल्टर करना पड़ेगा। अभी सेक्शन 62 शैल नॉट अप्लाई टू नीडी कंपनी, सेक्शन 62 नीडी कंपनी में नहीं लगेगा। वाइल कंप्लाइंग विद सच एक्सेप्शन द नीडी कंपनी शैल इंश्योर दैट द इंटरेस्ट ऑफ सच शेयर होल्डर आर नॉट प्रोटेक्टेड, ठीक है। नीडी कंपनी में नहीं लगेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है कंपनी को बोल के, और अगर कंपनी को ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करना है वो ट्राइब्यूनल के पास जाए 60 दिन के अंदर अंदर, जब ये कम्युनिकेशन हुआ है गवर्नमेंट और कंपनी के बीच, और फिर ट्राइब्यूनल सुन के जो भी सही लगे वो ऑर्डर पास कर देगी, ठीक है। फिर कंपनी को अगर उसने बोला कि कंपनी तो गवर्नमेंट को शेयर इशू कर दे, तो फिर कंपनी अपना गवर्नमेंट को जितना अमाउंट का शेयर इशू किया है वो डिबेंचर लोन के बदले उतना अमाउंट से अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ कर देगी, ओके, और अपना एमओए को अल्टर कर देगी। यहाँ पे ये था। और फिर मैंने पहले आप लोग को वो ही बताया ई शॉप्स के बारे में, और कंपनी फर्दर इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कर सकती है, एम्प्लॉय को कर सकती है, तो एनी अदर पर्सन को कर सकती है। एनी अदर पर्सन को करना है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, नॉन कैश के लिए करना है, कैश के लिए करना है, कैश के लिए करना है और तो फिर कर सकती है। नॉन कैश के लिए करना है तो जो नॉन कैश का वैल्यू होगा वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू स्पेसिफाई किया जाएगा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करना है तो लेटर ऑफ ऑफर ऑफ नोटिस भेजा जाएगा और उसमें बताया जाएगा कितना नंबर ऑफ शेयर ऑफर किया गया है और टाइम स्पेसिफाइड विद इन विच द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। मिनिमम 15 दिन होना चाहिए, मैक्सिमम 30 दिन होना चाहिए। लेकिन IFSC पब्लिक कंपनी चाहे और प्राइवेट कंपनी चाहे, अगर 90% उसके मेंबर ने कंसेंट दिया है राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, तो फिर ये 15 दिन का टाइम को और भी कम किया जा सकता है, ओके।
Okay, so that's it for this video guys. Bye bye.